साथ नेगेटिव है, हमारा डिसीजन होगा प्रोजेक्ट इज ओनली फीजिबल विद बाय। दोनों के साथ पॉजिटिव है, हायर पॉजिटिव वाली बेहतर है। हम कहेंगे जी प्रोजेक्ट दोनों के साथ फीजिबल है, लेकिन जिसकी एनपीवी, जिस ऑप्शन में एनपीवी ज्यादा उसका चले जाओ। तो आप देख रहे हैं कि इन स्टेप्स की मदद से हमने प्रॉब्लम पूरा हल कर लिया जो हमसे पूछा जा रहा था। यहां पे स्टेप नंबर 1 में हमसे क्या पूछा जा रहा था? केस 1 में हमसे पूछा जा रहा था फिजिबिलिटी पे भी मशवरा दो, फाइनेंसिंग पे भी दो। तो हम दो एनपीवीज निकाल के दोनों पे मशवरा दे पा रहे हैं ना। तो भाई मैं दोबारा बोलता हूं, दोनों एनपीवी नेगेटिव है, तो हम कह रहे हैं जी प्रोजेक्ट ही फीजिबल नहीं है, तो फाइनेंसिंग का क्या जवाब दें? एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव है, तो हम कह रहे हैं प्रोजेक्ट फीजिबल है सिर्फ बाय के साथ। लेट्स अज्यूम बाय पे पॉजिटिव है, तो हमने फिजिबिलिटी और फाइनेंसिंग दोनों पे ऑप्शन दे दिए, दोनों पे डिसीजन दे दिया ना। दोनों पे पॉजिटिव है तो हम डिसीजन दे रहे हैं प्रोजेक्ट दोनों ऑप्शन के साथ फीजिबल है, लेकिन जिसकी हायर पॉजिटिव है वो बेहतर है। फाइनेंसिंग पे भी डिसीजन आ गया, फीजिबल है और फाइनेंसिंग के लिए कहां जाना है? जिसकी एनपीवी ज्यादा पॉजिटिव है। तो जनाब हम इन स्टेप्स को जब फॉलो करते हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करके हम फाइनेंसिंग प्लस फिजिबिलिटी पे डिसीजन दे पाते हैं। अब इसमें हमें जो थोड़ा सा फोकस करना है ये एसेट रिलेटेड कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो देखिए दोनों ऑप्शन में सेम रहेंगे ना। एसेट आप लीज से लो, एसेट आप बाय करके लो, उसके ऑपरेशन में, उसकी प्रोडक्शन में, उसकी प्राइस में, क्वालिटी में कोई फर्क होता है? मशीन तो मशीन है ना भाई, वो तो सेम रहेगी, उसका नतीजा सेम रहेगा। ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो कॉमन है दोनों ऑप्शन में, फर्क है यहां पे जो भी मैंने बात की थी कि लीज पे लेते हो तो रेंटल पे करते हो और वो टैक्स अलाउबल होता है। बाय करते हो तो किस्त, लोन की किस्तें भी जाती हैं, लोन पे इंटरेस्ट भी जाता है, डेप्रिसिएशन भी मिलती है, टैक्स अलाउबल, उसकी आइटम्स फर्क है एसेट रिलेटेड। तो प्रॉब्लम यहां पे है, डिफरेंस यहां पे है। तो जनाब एसेट रिलेटेड कैश फ्लोज क्या होते हैं? ये हमारे पास लिस्ट आ रही है जी। बोरो एंड बाय में एसेट रिलेटेड कैश फ्लोज क्या है? लीज में एसेट रिलेटेड कैश फ्लोज क्या है? लीज में एसेट रिलेटेड कैश फ्लो सिर्फ दो हैं, एनुअल लीज रेंटल एंड देयर एसोसिएटेड टैक्स इंपैक्ट। लीज में सिर्फ दो कैश फ्लोज हैं एसेट रिलेटेड। ऑपरेटिंग कैश फ्लो में फिर बोल रहा हूं उसमें तो मसला है नहीं, हमें वो रेवेन्यू कॉस्ट हमें पता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कहां से निकलते हैं हमें पता है। लीज में एसेट रिलेटेड कैश फ्लोज के दो फैक्ट आते हैं, एक रेंटल आएगा और एक उस रेंटल की टैक्स सेविंग आएगी। बोरो एंड बाय की लिस्ट थोड़ी लंबी है। हम पहले जो क्वेश्चन एनपीवी का करते हैं मैं उसको थोड़ा रिलेट करके यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट जीरो वो रिप्लेस हो जाएगी किससे? हमने पीछे फिजिबिलिटी के क्वेश्चन किए हुए ना, जिसमें हम प्रोजेक्ट की कॉस्ट जीरो में शो करते थे आउटफ्लो। जब बोरो एंड बाय आया तो वो उड़ेगी, उसकी जगह आएगा क्या? प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ द लोन इन इंस्टॉलमेंट और बुलेट, जो भी आपकी पेमेंट टर्म है। अब एसेट आप खरीद नहीं रहे, अब आप लोन रीपे कर रहे हो, कंपनी की जेब से लोन रीपे हो रहा है। पहले था पैसा आपके पास पड़ा होता था, पैसा एसेट खरीदने पे आप पे करते थे। अब तो आपने बोरो एंड बाय किया ना, तो समझो बैंक से पैसा सीधा सप्लायर के पास चला गया, आपके पास कुछ आया ही नहीं, आपको एसेट मिल गया। यहां पे हमारी असम्पशन क्या रहेगी बोरो एंड बाय में कि लेंडर से पैसा सीधा सप्लायर के पास चला गया, आपको एसेट मिल गया। आपकी जेब से पैसा कहां जाएगा? रीपेमेंट में। आपकी जेब से पैसा कहां जाएगा? इंटरेस्ट पेमेंट में। ठीक है, ये आपकी जेब से पैसा जा रहा है। तो प्रिंसिपल रीपेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट्स है एंड देयर रिलेटेड टैक्स सेविंग्स। इसके अलावा रेजिडुअल वैल्यू है डिस्पोजल तक और टैक्स सेविंग है डेप्रिसिएशन की। ये जनाब इसके इंपैक्ट्स हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जगह ये दो चीजें आ जाती हैं। ये तो एज बिफोर ही है ना, ये तो कोई नहीं है, तो पहले भी करते थे ना, ये तो पिछले क्वेश्चन में भी हम करते थे। सिर्फ फर्क क्या आया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जगह ये दो चीजें आ गई। अब हम अपफ्रंट कॉस्ट नहीं पे कर रहे प्लांट की, अब हम लोन की किस्तें पे कर रहे हैं और लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। हाँ, इंटरेस्ट पे करेंगे तो इंटरेस्ट भी टैक्स अलाउबल है, उसकी टैक्स सेविंग भी आएगी। और रेजिडुअल वैल्यू और डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग वो तो जैसे हम पहले करते थे वैसे ही है एज बिफोर। तो ये जनाब कहानी है बोरो एंड बाय के साथ। एक इसकी छोटी सी एग्जांपल करते हैं, ये जो हमने केस पढ़ा, और फिर मजीद कोई निटिग्रिटीज को बाद में देखते हैं। उसी के दौरान शायद हम कवर कर लेंगे। इलस्ट्रेशन 54 है जी हमारे पास। इलस्ट्रेशन 54 पे उसको पढ़ते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि हमारे क्या क्या टूल अप्लाई होने जा रहे हैं जी, क्या सिनेरियो है, कैसे हल करेंगे इसको। पेज नंबर 68 पे इलस्ट्रेशन 54 लीजिए जी, सवाल पढ़ते हैं जी। एडवाइस द फर्म वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन, इफ सो विच फाइनेंसिंग मेथड टू अडॉप्ट।
आप देख सकते हैं कि फिजिबिलिटी एंड फाइनेंसिंग, केस 1 बन गया ना। केस 1 उसने कहा वेदर शुड प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन एंड इफ सो विच फाइनेंसिंग मेथड। केस 1 फिजिबिलिटी एंड फाइनेंसिंग दोनों सिनेरियोस हैं। अच्छा जी, सवाल पढ़ते हैं। अ फर्म इज कंसिडरिंग acquiring a new machine to neutralize toxic waste produced by its refining plant. The machine would cost rupees 6.4 million and would have an economic life of 5 years. The machine will reduce the operating cost of the firm by 2.4 million per annum. Tax depreciation is available at 25% per annum on a declining balance basis. Taxation of 30% payable on operating profits 1 year in arrears, and applicable cost of capital is 20%. Firm intends to finance the new plant by means of a 5-year fixed interest loan at 12% per annum. Principal repayable in 5 years time. Principal 5 साल बाद पे करना है. As an alternative, a leasing company has proposed a finance lease over 5 years at 1.7 million per year payable in advance. Scrap value of the machine under each financing alternative will be 0. दो ऑप्शन है जी हमारे पास। हम एसेट लोन पे लेके बाय कर लें या एसेट लीज पे ले लें। ठीक है जी। तो लीज में उसने क्लियर नहीं कहा फाइनेंस है ऑपरेटिंग है, फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा जी रेजिडुअल वैल्यू 0 है तो हमारी टेंशन ही खत्म होगी। ठीक है ना। अगर रेजिडुअल वैल्यू गिवन होती तो फिर हमें मसला होता कि फाइनेंस लीज में हमें फिर उसको देखना पड़ता है कि हम बार्गेन परचेज ऑप्शन के साथ उस वैल्यू को हमने फिर रियलाइज करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे तो चूंकि रेजिडुअल वैल्यू है ही नहीं, इसलिए फाइनेंस और ऑपरेटिंग में क्लैरिटी हमें चाहिए नहीं। हमने ये बात तो कर ली कि फाइनेंस तो ऑपरेटिंग को हमने तो रेंटल को ही एज अ कॉस्ट चार्ज करना है, लेकिन फाइनेंस तो ऑपरेटिंग को एक फर्क रह जाता है रेजिडुअल वैल्यू को जो मैंने बोल दिया। ऑपरेटिंग में तो रेजिडुअल वैल्यू आपको मिलनी नहीं होती, फाइनेंस में बार्गेन परचेज ऑप्शन के थ्रू रेजिडुअल वैल्यू आपको मिल जाती है। ये इतना सा फर्क रहता है, इसलिए हमें फाइनेंस और ऑपरेटिंग में फर्क चाहिए होता है। पर मैं फिर बोल रहा हूं यहां पे चूंकि रेजिडुअल वैल्यू है ही नहीं तो फाइनेंस ऑपरेटिंग का क्लैरिटी हमें नहीं चाहिए। ठीक हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करें कि हम लीज करके कारोबार करें, बोरो एंड बाय करके कारोबार करें। दो ऑप्शन बनानी है। हमने कहा जी केस 1 है तो पहले मैं लीज वाला केस बनाता हूं, जरा सिंपल रहेगा। हम एसेट लीज पे लेंगे, ये सालाना किराया पे करेंगे। हम एसेट लीज पे लेंगे, उसकी वजह से हमें ये सालाना कॉस्ट बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक हो गया जी। तो लीजिए जी मैनेज करते हैं इसको। इलस्ट्रेशन नंबर 54, लीज एंड बाय। ये हम लीज ऑप्शन को वैल्यूएट कर रहे हैं जी। तो इस केस में मुझे ये एन्युटी का सिनेरियो बनता नजर आ रहा है। ये एन्युटी का सिनेरियो बनता नजर आ रहा है, क्योंकि कॉस्ट सेविंग भी कांस्टेंट है सालाना 2.4 मिलियन और लीज रेंटल भी कांस्टेंट है सालाना 1.7 मिलियन। ठीक है, कांस्टेंट कैश फ्लो है ना हमारे। तो मुझे एसेट कैश फ्लो में लीज रेंटल लेना है और मुझे टैक्स सेविंग उन रेंटल में ले लेता हूं, फिर मैं एनुअल कॉस्ट सेविंग ले लेता हूं और इसका टैक्स पेमेंट इंपैक्ट भी ले लेता हूं। मेरे पास एक कॉलम मुझे चाहिए ईयर का, ये पीरियड का कॉलम आ गया। फिर मुझे एक कॉलम चाहिए कैश फ्लोज का, फिर एक कॉलम चाहिए डिस्काउंट फैक्टर का और आखिरी कॉलम मेरा प्रेजेंट वैल्यू का। ईयर, कैश फ्लोज, रुपीज इन मिलियन ले लेते हैं जी। डिस्काउंट फैक्टर उसने 20% का रेट दिया हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू, लीज रेंटल, कितने साल है प्रोजेक्ट की लाइफ? 5 साल। 1.7 मिलियन रेंटल है पेएबल इन एडवांस। 0 से 4 तक 1.70 की पेमेंट होगी। ऐसे ही है जी। 5 साल एडवांस रेंटल का मतलब पहला रेंटल आज पे करेंगे और आखिरी रेंटल 5वें साल के शुरू में पे करेंगे। 5वें साल के शुरू का मतलब 4। ठीक है। डीसीएफ असम्पशन अबाउट टाइमिंग। 0 से 4 5 रेंटल बनते हैं 1.7। टैक्स सेविंग ऑन रेंटल, टैक्स का रेट क्या है जी? टैक्स का रेट है जी 30%। आप जरा तवज्जो से सुनिएगा, यहां पे थोड़ा सा कैच रहेगा। मैंने जो 0 में रेंटल पे किया ये मेरे किस पीरियड की टैक्स रिटर्न में क्लेम होगा?
एडवांस में पे किया ना भाई, एडवांस में पे किया, तो जब मैंने पे कर दिया उसके बाद मेरी रिटर्न जानी है साल बाद। 1 में रिटर्न जाएगी, 1 में एज एक्सपेंस क्लेम होगा, ये कैश फ्लो 0 का है लेकिन एज एक्सपेंस क्लेम होगा 1 में। इसकी वजह से मुझे फिर टैक्स सेविंग मिलेगी और टैक्स इंपैक्ट है एरियर में, इसका मतलब वो आएगा 2 में। तो मेरा टैक्स इंपैक्ट जो आएगा वो 2 से 6 होगा, ठीक है, क्योंकि मेरा जो 0 में मैंने पे किया वो कॉस्ट तो 1 की है और जो मैंने 4 में पे किया वो मेरी कॉस्ट तो 5 की है, तो 5 की कॉस्ट है, उसकी टैक्स इंपैक्ट 6 में आएगा। एरियर में लिखा हुआ है उसने जी, पेबल ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 ईयर इन एरियर। तो रेट है 30%, तो 30% के हिसाब से 1.7 इंटू 30% कितना बना जी? 0.51। किसी इनकम पे टैक्स पे करने हैं तो इनकम को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करो, टैक्स कॉस्ट निकल आती है। किसी कॉस्ट की वजह से टैक्स में बचत निकालनी है तो कॉस्ट को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट की वजह से टैक्स में बचत मिल जाती है आपको 0.51। इसके बाद कॉस्ट सेविंग है, 1 से लेके 5 तक कारोबार चलने हैं, 2.4 की सेविंग है और इस पे भी हम टैक्स पेमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये भी 2 से 6 तक आएगी, 30% के हिसाब से कितनी बनती है? 0.72। आप इन दोनों की एक अल्टरनेटिव कैलकुलेशन चाहते तो कर सकते थे। एनुअल टैक्स एक्सपेंस 2.4 की कैश फ्लो है, 1.7 का रेंटल है, ये प्रॉफिट हो गया, इसके 30% का टैक्स निकाल लो, ये 0.21 आना चाहिए जो कि इन दोनों का नेट है। एम आई राइट? हम चाहे तो हम ऐसे, सॉरी ये 2.5 लिख दिया मैं, 2.4 है, हम चाहे तो टैक्स की कैलकुलेशन ऐसे भी शो कर सकते थे कि जी प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट क्या है, कॉस्ट क्या है, टैक्सेबल प्रॉफिट का 30%। अल्टरनेटिवली इस केस में ऐसा ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा था, मैंने ऐसे प्रेजेंट कर दिया, पैसे प्रेजेंट कर दीजिए, दोनों निकालिए, वर्किंग के थ्रू ये डाल दीजिए एक जगह, ये ऐसे प्रेजेंट कर दीजिए, एक ही बात है। तो कॉन्सेप्चुअली आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन अपनी सहूलत से एग्जाम में आप मनूवर करेंगे, कभी आपको इस तरह प्रेजेंट करना बेहतर रहेगा, कभी आपको जैसे हम पहले करते आए हैं टैक्सेबल प्रॉफिट्स निकालो, उस पर टैक्स कैलकुलेट करो। जैसे यहां पे ये टैक्सेबल प्रॉफिट आ रहा है ना, ये टैक्सेबल प्रॉफिट आ रहा है, इस पर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं, चाहे तो हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल मेथड है। हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दाएं बाएं फिरते रहा करेंगे जी। तो जनाब ये हमारे लीज ऑप्शन के कैश फ्लोज बन रहे हैं। अब डिस्काउंट फैक्टर 20% का लगाइए और इसकी पीवी कैलकुलेट करने चलिए। नॉर्मल एनविटी भी है, एडवांस एनविटी भी है, डिलेड एनविटी भी है। मुझे एनपीवी दीजिए इस ऑप्शन की, नेट प्रेजेंट वैल्यू इस ऑप्शन की क्या है जी? तसल्ली से डिस्काउंट फैक्टर लेके आइए अप्रोप्रिएट और एनपीवी बताइए क्या आती है। जी जनाब एनपीवी पॉइंट 4 पॉजिटिव, चले आने दें जी और ऑप्शन पे, क्योंकि मुझे क्यों जाना पहचाना नहीं लग रहा ये नंबर।
विजय जी आपकी आसानी के लिए मैंने फैक्टर भी लिख दिए हैं। क्या रही एनपीवी 0.4, क्या गड़बड़ की? ये फैक्टर ठीक है ना? किसी बच्चे को इतराज तो नहीं इन फैक्टर से? बताइए अब एनपीवी तो अब तो बोलो। .56 पॉजिटिव। यार आप लोग बहुत सुस्त हो यार, ये तो बड़ी तेजी से करने वाले काम है, इनमें इतना टाइम लगा रहे हो तो क्या रह गया पीछे? सब कुछ तो लिख के दे दिया, 4 मल्टीप्लिकेशन और 1 एडिशन करनी है। जी बेटा 0.56। लेट्स मूव टूवर्ड नेक्स्ट ऑप्शन, बोरो एंड बाय, जिसको हम बाय कह लेते हैं अक्सर। अब बोरो एंड बाय में क्या होना है कि हमने एसेट लोन लेके बाय करना है। लोन अब बाय का कॉस्ट हम नहीं लेंगे, हमने क्या पढ़ा था, जीरो में जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं लेनी हमने, उसकी जगह हमने लेनी है लोन की रीपेमेंट और इंटरेस्ट की पेमेंट्स। और इंटरेस्ट की पेमेंट लेंगे तो उसका एसोसिएटेड टैक्स बेनिफिट भी हमने डालना है, और रेजिडुअल वैल्यू डेप्रिसिएशन भी आएगी। डेप्रिसिएशन का आने का मतलब उसका टैक्स इंपैक्ट आएगा, और डेप्रिसिएशन चूंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से है तो टैक्स इंपैक्ट हर साल बदलेगा, तो ये कैश फ्लो का फॉर्मेट बदलेगा हमारा थोड़ा सा। हमें कॉलमनर फॉर्मेट में ऐसे जाना पड़ेगा कि हम 0 से लेके 6 तक जाएंगे, क्योंकि 5 साल कारोबार चलना है, एरियर में टैक्सेस आने हैं। सो 0 1 2 3 4 5 and 6। जीरो में तो कुछ होना ही नहीं, जीरो क्यों डाल दिया मैंने? एसेट तुम खरीद ही नहीं रहे, अननेसेसरी। 1 से 6। अच्छा जी, अब हमारे कहा जी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी, उसकी जगह लेनी है हमने रीपेमेंट, लोन रीपेमेंट, और हमने लेना है इंटरेस्ट पेमेंट। रेजिडुअल वैल्यू है नहीं तो वो तो कहानी खत्म होगी। तो लोन रीपेमेंट कितने का एसेट है जी? ये एसेट है जी 6.4 मिलियन का, हम लोन लेके बाय करेंगे, और लोन पेएबल है कब? सेकंड पैरा में बताया गया है प्रिंसिपल रीपेएबल इन 5 years टाइम, 5 साल बाद रीपेएबल है जी। रुपीज इन मिलियन में ही हम बनाते हैं, तो जनाब यहां पे 6.4 मिलियन पे, और इसका इंटरेस्ट होगा 12% पर एनम। 5 साल में इसका इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, तो जनाब पहले साल का इंटरेस्ट 12% ऑफ 6.4, 12% ऑफ 6.4 0.77, और हर साल यही रहने वाला है 0.77। 5 साल हम इसका इंटरेस्ट पे करते रहेंगे, और 5वें साल में इसका प्रिंसिपल भी पे कर देंगे। क्लियर हो गया ना? हमने जीरो में पेमेंट अपफ्रंट नहीं की क्योंकि पैसा नहीं था, वो पैसा हमारे सप्लायर को पे कर दिया लेंडर ने, हमने लेंडर को क्या पे करना है? इंटरेस्ट 5 साल और 5 साल बाद की रीपेमेंट। हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिप्लेस कर दिया इन 2 कैश फ्लोज के साथ। क्लियर हो गया? अब इसके बाद की कहानी वैसे ही है जैसे पहले होती है। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, जो कि इस केस में कॉस्ट सेविंग है, वो 2.4 मिलियन की है जी सालाना, ऐसा ही है 5 साल। और इसके बाद टैक्स एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस इसके लिए मैं वर्किंग वन बनाता हूं जी। वर्किंग वन मेरी वैसे ही रहेगी जैसे हम पहले करते आए हैं। 5 साल कारोबार है, 5 साल टैक्स कैलकुलेट करेंगे। 1 2 3 4 and 5। 5 साल कारोबार है, 5 साल टैक्स कैलकुलेट करने हैं, और टैक्स कैलकुलेट होता है प्रॉफिट पर। प्रॉफिट कहां से आएगा?
एनुअल कॉस्ट सेविंग में से क्या लेस करें? डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन। लेकिन सिर्फ टैक्स डेप्रिसिएशन नहीं भाई, और क्या भी लेस होना है अभी? इंटरेस्ट। बिल्कुल ठीक है जी, ये दो आइटम अब लेस होंगी यहां पे, ठीक है जी। यहां से हमें मिलेगा टैक्सेबल प्रॉफिट, और इस टैक्सेबल प्रॉफिट पे हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स, जिसका रेट है 30%। लीजिए जी, तो ये है जी हमारी कहानी। अब इंटरेस्ट की वैल्यू, एनुअल कॉस्ट सेविंग रेडीली अवेलेबल है 2.4 मिलियन। हमने ऊपर यूज भी किया इसको। इंटरेस्ट की फिगर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है 0.77 एवरी ईयर। डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस पे वर्किंग 1.1 बना लो। ये दो फिगर रेडीली अवेलेबल है हमारे पास, ऑलरेडी ऊपर हमने कैश फ्लो में ली हुई है। ये कैश इनफ्लो है, ये कैश आउटफ्लो है, ठीक है जी। कैश इनफ्लो है, कैश आउटफ्लो है, ये ले लिया। अब सिर्फ नीचे टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जनाब टैक्स कैलकुलेशन के लिए डेप्रिसिएशन चाहिए, वर्किंग 1.1, दो कॉलम, एक टैक्स डेप्रिसिएशन और एक ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितनी है जी? 25%। रिड्यूसिंग बैलेंस 25% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। तो पहली डेप्रिसिएशन 6.4 मिलियन का 25% 1.6 मिलियन, और ईयर 1, 2, 3, 4, 5 में आनी है बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन, और टोटल डेप्रिसिएशन अलाउड इज 6.4, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू 0 है ना, रेजिडुअल वैल्यू 0 है, टोटल डेप्रिसिएशन अलाउड इज 6.4। चलते जाइए आगे। 1.6 का 75%, 1.2 का 75%, 0.9 का 75%, तो 6.7 और 6.8 बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए। 6.4 में से 1, 2, 3, 4 माइनस कीजिए, 2.02। टैक्स डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन आपके सामने है जी। इनको हम फीड करेंगे यहां पे 1.6, 1.2, 0.9, 0.68, 2.02। लीजिए जी, ये टैक्स डेप्रिसिएशन थी 5 सालों की, ये हमने यहां पे इनकॉर्पोरेट कर दी 5 सालों की डेप्रिसिएशन। अब लाइए टैक्सेबल प्रॉफिट्स इनके। पहले साल का टैक्सेबल प्रॉफिट ऑब्लिक और लॉस, क्योंकि लॉस भी आता नजर आ रहा है। ये कितना है पहले साल का टैक्सेबल प्रॉफिट? 0.03। सेकेंड ईयर 0.43। थर्ड ईयर 0.73। फोर्थ ईयर 0.95। लास्ट ईयर लॉस कितना? लॉस 0.39। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर चुके हैं कि जब इनकम आएगी तो पेमेंट आ जाएगी टैक्स की, और जब लॉस आएगा तो सेविंग आ जाएगी। तो जनाब अब हम इसको पेमेंट ऑब्लिक सेविंग के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। पहले केस में पेमेंट है 30%, 0.03 टू 30%, 0.01 शायद जी, 0.12, 0.13 है ये, 0.13 जी। नेक्स्ट 0.22, नेक्स्ट 0.29 एंड द लास्ट वन। ये सारी पेमेंट्स हैं, ये सारी पेमेंट्स हैं, ब्रैकेट में शो करेंगे। लास्ट इज सेविंग 0.12। लीजिए जी, ये हमारे पास टैक्स की वैल्यूज आ गई हैं। इन वैल्यूज को हम यहां पे इनकॉर्पोरेट करेंगे। इसको यहां पे बताना पड़ेगा कि भाई टैक्स जो पेमेंट है बताएं ना भी, तो हम लिख देते हैं 0.01, 0.13, 0.22, 0.29। सॉरी, ये तो एरियर में ना भाई, ऑल आर इन एरियर, माय मिस्टेक। 0.01, 0.13, 0.22, 0.29, 0.12। लीजिए जी, हमारी तमाम आइटम कंप्लीट है। अब हम यहाँ पे नेट कैश फ्लोज लेंगे। डिस्काउंट फैक्टर हमें गिवन है 20% का, प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू इस ऑप्शन की क्या है, कैलकुलेट कीजिए एनपीवी, और फिर हम डिसीजन देंगे लीज और बाय पे। कैलकुलेट
एनपीवी। Calculate NPV. जी जनाब, क्या आ रही है एनपीवी? $1.93 पॉजिटिव, 1.93 पॉजिटिव, बाय के साथ, बोरो एंड बाय के साथ 1.93 पॉजिटिव है। कंफर्म कीजिए। बोरो के साथ, बोरो एंड बाय के साथ 1.93 पॉजिटिव है और लीज के साथ 0.56 पॉजिटिव है। हमारा डिसीजन क्या है? दो प्रोजेक्ट इज फीजिबल विद बोथ ऑप्शन, बोरो एंड बाय इज बेटर। ठीक है, डिसीजन है प्रोजेक्ट इज फीजिबल बोथ ऑप्शन, प्रोजेक्ट इज फीजिबल with both financing option, borrow and buy offers higher NPV, thus should be followed। दोनों के साथ फीजिबल है, दोनों के साथ पॉजिटिव एनपीवी है, लेकिन बोरो एंड बाय के साथ आपको हायर पॉजिटिव एनपीवी मिल रही है, तो वो बेहतर है। हायर पॉजिटिव एनपीवी, thus it is better, should be followed। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? हमने लीज और बाय फाइनेंसिंग प्लस फिजिबिलिटी डिसीजन को देखा। कोशिश मैंने की कि उसमें आपको स्टेप्स बता दिए जाएं और उसके लिए आपको जो कैश फ्लोज हैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए ताकि आपको समझने में आसानी रहे, याद रखने में आसानी रहे। पिछले लर्निंग से थोड़ा सा उसको रिलेट करके आपको बता दिया कि पहली बात किन स्टेप्स को फॉलो करके हम डिसीजन पे पहुंचते हैं। अब हम इन स्टेप्स को पढ़ेंगे तो हमने बिल्कुल यही काम किया है डिसीजन पे पहुंचने के लिए। और दूसरी बात कि भाई एसेट कैश फ्लोज क्या होते हैं बोरो एंड बाय में और लीज में, और बोरो एंड बाय से कैसे डिफरेंट है, वो भी मैंने डिफरेंस थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया ताकि आपके लिए आसानी रहे समझने में। तो कोई सवाल? हमने इलस्ट्रेशन 44 तक अभी देखा है, 54 तक देखा है। ये सिनेरियो हमने केस 1 अभी डिस्कस किया है, केस 2 को भी डिस्कस करेंगे और इस पे कंप्रीहेंसिव सिनेरियो भी देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह एग्जाम लेवल क्वेश्चन भी देखेंगे लेसी का। ठीक है जी, लेसी के हमारे पास अभी 2 केस 2 का एग्जाम्पल है, फिर एक कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 56 में, वो भी तकरीबन आप कह सकते हैं एग्जाम लेवल क्वेश्चन ही है। फिर आईकैप का एक पास पेपर क्वेश्चन है, वो भी समर 2008 का, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन ऑन दिस केस, तो हम उसको देखेंगे बिफोर मूविंग ऑन टू लेसर। तो हमें अभी लगता है कि हमें मंडे नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो मंडे का दिन लेसी और शायद लेसर को हम टच कर पाएँ, ट्यूसडे का दिन लेसर और आगे क्वेश्चन। वेडनेसडे मुझे लगता है कि शायद विल बी द डे जब हम नेक्स्ट वीक वेडनेसडे से हम नेक्स्ट चैप्टर पे बात शुरू कर रहे होंगे इंशाल्लाह। थर्ड लेक्चर जो नेक्स्ट वीक आएगा शायद वहां से हम नेक्स्ट चैप्टर पे बात शुरू कर रहे हों।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।